नाउ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की तरफ चलते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी, जो कि मेरी फेवरेट थ्योरी भी है। जरा बताओ कौन कौन तैयार है सीएफटी के लिए? नाउ विल स्टार्ट द सीएफटी विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अब ना ये जो सीएफटी थ्योरी है वो वीपीटी थ्योरी से थोड़ी अलग है, थोड़ी नहीं थोड़ी ज्यादा ही अलग है। मतलब अगर कहूं कि मैं वीपीटी दीपिका पादुकोण है तो सीएफटी दिशा पटानी है, ऐसा कह सकते हैं। क्या एग्जांपल दिया? वीपीटी अगर दीपिका पादुकोण है तो सीएफटी दिशा पटानी है। समझ में आ गया? अच्छा, दिशा पटानी होता है कि पाटनी होता है? दिशा पाटनी होता होगा, पाटनी। दोनों ही केस में फीलिंग अलग अलग है। दिशा पटानी है या पाटनी है? इसलिए एक बार क्या हुआ, मैंने एक लेक्चर में काफ़ी बार ये बात बताता हूँ, बहुत बार। तो एक लेक्चर को मैंने पूछा तेरी फेवरेट हीरोइन कौन सी है, तो वो बोलता है दिशा पटानी। मैंने कहा फीलिंग नहीं बतानी, नाम बताना है। समझ रहे हो? फीलिंग नहीं बतानी। बोला दिशा पटानी, मैंने कहा फीलिंग नहीं बतानी, नाम बताना है। सो दिस इज दिशा पाटनी। पाटनी तो पाटनी में भी एक फीलिंग ही आ रही है, तुम पटानी है कि पाटनी है, जो भी है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज अ लेटेस्ट थ्योरी, इट्स लाइक अ दिशा पटानी। सो बट दिस इज डिफरेंट। नाउ वीपीटी और सीएफटी में फर्क क्या है? वीपीटी ये कहता था कि जो लिगेंड और मेटल है उन दोनों के बीच में बेसिकली बॉन्ड बनता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। लेकिन सीएफटी ऐसा नहीं मानती। सीएफटी ये कहती है, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, सीएफटी ये कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो प्यार का संबंध होता है वो चार्ज टाइप का होता है, पॉइंट चार्जेस होते हैं। ये मेटल वहां पर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है और लिगेंड वहां पर नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है, और एक दूसरे को अप्रोच करते हैं अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड लेके। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी थोड़ा डीप हो गया बट है बड़ा आसान। अगर आप ध्यान से अगर इंपॉर्टेंट चीजें देखोगे तो उसमें कुछ भी नहीं है, और अगर डिटेल सीखना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं ओवरऑल इसमें और उसमें फर्क क्या है। सीएफटी और वीबीटी में फर्क है कि वीबीटी बोलता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। सीएफटी ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। समझ में आ गया? तो ये आयनिक बॉन्ड बताता है। सीएफटी कहता है यहां पर कोई आयनिक बॉन्ड है, जबकि वीबीटी कहता है यहां पर कोई कोवेलेंट बॉन्ड है। ये सबसे बड़ा फर्क है इन दोनों में, ठीक है? तो दोनों की अप्रोच अलग अलग है। तो अब देखो यहां पर एक कैसे एक्सप्लेन होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेसिकली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, किसको बताने का? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बताने का। मतलब यहां पर आपके पास लिगेंड और मेटल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया गया है। कैसे? क्योंकि वो ऐसा मान के चलते हैं पोस्टुलेट में कि मेटल और लिगेंड आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। वो कहता है कि मेटल लिगेंड के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। इन दैट केस जरा ध्यान से चेक करना, लिगेंड एनायनिक, जरा चेक करो लिगेंड कैसे हो सकता है। लिगेंड एनायनिक हो सकता है या फिर लिगेंड न्यूट्रल हो सकता है, और दोनों ही केस में जरा आप चेक करो वो कैसा बिहेव करता है? पॉइंट चार्ज की तरह, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। लिगेंड इज लाइक, अगर लिगेंड एनायनिक है तो वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। आ गया समझ में? और अगर न्यूट्रल है तो वो कैसा? डाइपोल की तरह ट्रीट करेंगे उसको, मतलब उसमें पोल्स होंगे। ओवरऑल ये कहना चाहता है कि वहां पर लिगेंड में ऑलरेडी चार्जेस होते हैं, वो पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट करवा रहा है लिगेंड को। आ गया समझ में? पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट करवा रहा है, ताकि वो ये दिखा सके कि भैया मेटल पॉजिटिव है, लिगेंड नेगेटिव है, और वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसलिए वो बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये कोई कोवेलेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। समझ में आया? ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पोस्टुलेट है, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और बात, पॉइंट नंबर 3, d orbitals is isolated gases metal atom are degenerated। ये बड़ी अच्छी लाइन है, मैं इसको थोड़ा सा मतलब समझाता हूं। तीसरे पॉइंट में ये कहता है कि कोई भी मेटल के पास d ऑर्बिटल होते हैं और वो खाली होते हैं, तभी वो लिगेंड से अपने ऑर्बिटल्स को भरवाता है। मेटल का पेट खाली है तो पेट को भरना है, पेट वो भरवाता किससे है? लिगेंड से। लेकिन जब पेट खाली होता है तो इन दैट केस जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीजनरेटेड होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डीजनरेटेड? डीजनरेटेड का मतलब होता है कि उनकी एनर्जी सेम होती है। डीजनरेटेड का मतलब सारे डी ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है जब तक वो अकेला है। ध्यान से समझना, जब तक मेटल अकेला है सारे डी ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी है वो सेम होता है। डी ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं याद है? एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स, एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक होता है डी जेड स्क्वायर। याद है? और ये बोलता है कि पांचों इक्वल एनर्जी रखते हैं, मतलब वो डीजनरेटेड है। लेकिन कब तक? जब तक वो कुंवारे हैं, जब तक लिगेंड आया नहीं है। जब तक लिगेंड आया नहीं है, लिगेंड ने अप्रोच नहीं किया है, इनकी ये सारे के सारे डीजनरेटेड होते हैं। लेकिन जैसे ही लिगेंड करीबियां बढ़ाता है, पास आता है, तो ये डीजनरेटेड ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं।
समझ में आ गया। और यही स्प्लिटिंग, ये जो स्प्लिट हुआ है एनर्जी में गैप आ जाता है, स्प्लिटिंग, इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप कहते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जरा आप उसको चेक कर लेना। अब स्प्लिटिंग अलग अलग होती है हर जगह पे, ठीक है। तो अप्रोच करने से पहले सारे डी जनरेटेड होते हैं। डी जनरेटेड का क्या मतलब है, ये डी एक्स वाई होता है, जो एक्स और वाई के बीच में दो लोब बनते हैं, वाई और जेड के बीच में दो लोब बनते हैं, जेड और एक्स के बीच में दो लोब बनते हैं। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के केस में सबको पता है कि एक्स और वाई एक्सिस पे बनते हैं। ये तो काम मैंने बोला तो मैं गायब हो गया उल्लू का पट्टा। तो और फाइनली जेड स्क्वायर में जो लोब बनता है वो जेड एक्सिस के ऊपर बनता है। ये देखो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, वो जेड एक्सिस के ऊपर बनता है। तो जानते हो तुम, ये तुम कहां पे पढ़ के आए थे, तो अपनी 11th क्लास में पढ़ चुके हो। ये डी जनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं, इनकी शेप अलग अलग होती है लेकिन एनर्जी सेम होती है। सबको समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही इनको लिगेंड अप्रोच करता है, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, उनकी एनर्जी में चेंज आ जाता है। डी ऑर्बिटल स्प्लिट इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। अब ये जो स्प्लिटिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऑक्टाहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग अलग होती है, टेट्राहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग अलग होती है। बट पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि यहां पर जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। तो जरा मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं, जरा आप इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखना। नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर, ठीक है। अब ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है वो उसको बड़ा ध्यान से देखना। यस, तो मैं यहां रोक देता हूं इसको, ठीक है। ये पिक्चर है, जरा आप ध्यान से इसको चेक करो। देखो ये जो ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तीनों एक जैसे हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं T2G, या फिर इनको EG बोलते हैं, इनको शायद EG बोलते हैं, जो भी है, पर ये तीनों एक जैसे होते हैं। कैसे, ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होता है। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में दो लोब बनाए हैं, बीच में वाई एक्सिस के बीच में लोब है। डी वाई जेड, वाई और जेड एक्सिस के बीच में लोब है, बीच में है, एक्सिस के ऊपर नहीं है, बीच में है। इसी तरह से जेड एक्स कहां होता है, जेड एक्स, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में लोब बनाए हैं, आपने कुछ नहीं किया, ये देखो एक्सिस के बीच में बनाए हैं। आ गया समझ में। तो ये तीनों एक जैसे हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको T2G कहा जाता है। क्या T2G बोल दो, चलो T2G बोलते हैं। एक का नाम EG होता है, दूसरे का नाम T2G होता है, पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तीनों सेम टाइप के हैं। समझ में आ गया। अब ये तीनों ग्रुप में रहते हैं, अगर कोई चीज सेम टाइप की होती तो वो ग्रुप में रहेगी। समझ में आ गया। ये सेम टाइप के ग्रुप में रहते हैं, आपको पता है, स्कूल में भी आपको पता होगा, जनरली ऐसा होता है। T2G कहते हैं तो T2G बोल देते, चलो कोई बात नहीं, T2G ले लेते हैं, T2G लेते हैं, चलो T2G बोलते हैं, ठीक है T2G, तो वो EG कहलाता होगा। अब मैं, आपने स्कूल में भी देखा होगा, स्कूल में क्या होता है, इंटेलिजेंट का ग्रुप अलग होता है और लफंडर लोगों का ग्रुप अलग होता है। ऐसे यहां पर भी होता है, जो एक्सिस के बीच में आते हैं उनका ग्रुप अलग होता है, और ये एक्सिस के ऊपर है। अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहां होता है, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर जो लोब बनते हैं, ये देखो ये एक्स है और ये वाई है, और लोब बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर बनाए हैं तुमने, और जेड के लोब जेड एक्सिस के ऊपर है। समझ में आ गया। और ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये तीन एक जैसे हैं, वो दोनों एक जैसे हैं। जब स्प्लिटिंग होगी तो ये तीनों एक साथ या तो ऊपर जाएंगे या तीनों एक साथ नीचे आएंगे, और वो भाई भी साथ ही रहेंगे। तो ये लफंडर हैं तीनों, वो पढ़ाकू है। जब स्प्लिटिंग होगी तो ये एक ग्रुप में शामिल होंगे, वो अलग ग्रुप में शामिल होंगे। लेकिन हाल फिलहाल डी जनरेटेड होते हैं जब तक लिगेंड अप्रोच नहीं करता। लेकिन जब लिगेंड अप्रोच करता है तो वहां स्प्लिटिंग आती है। अब आप इसको चेक करो ना, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। चाहे समय कितना लगे, आज मैं खत्म करके जाऊंगा, ठीक है। सो अब जब लिगेंड अप्रोच करता है तो बेसिकली यहां पर डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग आ जाती है। देखो दो ऊपर चले गए जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और तीन नीचे आ जाएंगे जिनकी एनर्जी कम होती है। पर सवाल यह है कि ये जो स्प्लिटिंग हुई, जिसमें दो ऊपर गए और तीन नीचे आ गए, स्प्लिटिंग हुई कैसे, ये हमें कैसे पता लगेगा। सवाल यह है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी सिचुएशन में दो ऊपर जाएंगे तीन नीचे आएंगे, कौन सी सिचुएशन में तीन ऊपर जाएंगे दो नीचे आएंगे, हमें कैसे पता लगेगा। समझ में आता है। तो जिस चीज को मालूम करना है कि हमें कैसे पता लगेगा, चैट सेक्शन में लिख के बताओ, तो मैं बताता हूं आपको, जल्दी से बताओ। जिस चीज को यह समझना है कि हमें कैसे पता लगेगा, हमें यह कैसे पता लगेगा कि तीन ऊपर कब जाएंगे और दो नीचे कब आएंगे, या दो ऊपर कब जाएंगे तीन नीचे कब आएंगे, मैं उसका आंसर दूंगा। तैयार हो गया तुम लोग, बोलो जल्दी से, कौन कौन तैयार है। मैं बताऊंगा तुम्हें कि ये कैसे आया, ठीक है। तो मैं बताता हूं कि तीन ऊपर कब जाएंगे दो नीचे, और दो ऊपर कब जाएंगे और तीन नीचे कब आएंगे। तो मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है। ये भी कोई रट्टा मारने वाली सीन नहीं है, बहुत सिंपल है। आप जरा ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले अपन लेते हैं ऑक्टाहेड्रल का केस। किसका केस, ऑक्टाहेड्रल। समझेंगे अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑक्टाहेड्रली बना है तो उसमें डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होगी, वो समझने की जरूरत है। नाउ दिस इज द मेन थिंग। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका काम हो गया। सबसे पहले आप लोग जरा सोचो कि ऑक्टाहेड्रल बनता कैसे। बनाओ, ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए यू नीड अ स्क्वायर। सेंटर में मेटल को रखते हैं, ये रहा एक, ये रहा दो, ये रहा तीन, ये रहा चार। एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, ये तो जानते हो। किस किस को पता है कि ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल बनाया जाता है, तो तुम जानते हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का।
ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का। अच्छा अब एक बात बताओ कि ये जो पिरामिड खड़ा हुआ है इसके ऊपर, ये एंगल कितना है? ये भी 90 डिग्री का है। बेसिकली स्क्वायर में भी, स्क्वायर जो बनाया उसमें जो एंगल है बेसिकली ये भी 90 डिग्री का है। और ये जो पिरामिड खड़ा हुआ है ये वाला, ये पिरामिड, ये भी तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा ना, प्लेन से बना रहा है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं अगर कहूं तुमसे, जरा ध्यान से समझना, अब ये क्या है? यहां पर तो तुम लिगेंड लगाओगे ना, ये लिगेंड ही तो लगे हुए हैं, जानते हो कि नहीं जानते हो? ये लिगेंड ही तो लगा रखे हैं तुमने। अब लिगेंड देखो कहां से अप्रोच कर रहे हैं, ध्यान से समझना है इसको, लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं तुम्हें, जरा ध्यान से समझना इसको, अगर मैं बोलूं कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, क्या है तुम्हारी? एक्स एक्सिस है, तो ये क्या हो गई तुम्हारी? एक्स डैश। तो तुम्हारी वाई एक्सिस कहां हुई बताओ? ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का। अभी तो बताया मैंने, ऐसे करोगे तो ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का। तो फिर ये एक्सिस क्या मान लेते हैं अपन? 90 डिग्री पे कौन सी एक्सिस आती है? वाई। तो उसके पीछे क्या बनी है? वाई डैश। अब ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का। तो ये कौन सी एक्सिस हो गई? जेड। तो ये क्या है तुम्हारा? जेड डैश। इसका मतलब क्या हुआ? जरा सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल को लिगेंड जब अप्रोच कर रहा है, ये देखो ये मेटल है बीच में पड़ा हुआ, इसको लिगेंड अप्रोच कहां से कर रहा है? देखो एक लिगेंड एक्स एक्सिस से कर रहा है तो एक एक्स डैश से कर रहा है, एक वाई एक्सिस से कर रहा है तो एक वाई डैश से कर रहा है, एक जेड एक्सिस से कर रहा है तो एक जेड डैश से कर रहा है। मतलब ये सारे के सारे लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहे हैं? एक्सिस के ऊपर से। लिगेंड्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम एक्सिस, यस और नो? लिगेंड एक्सिस पर से अप्रोच कर रहे हैं, हां या ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनना इसको। तुम यहां खड़े हो, तो अगर घोड़ा तुम्हारी तरफ भाग के आ रहा हो, तुम्हारी तरफ, तो तुम घबराओगे, यहां रिपल्शन ज्यादा। शेर, तुम यहां खड़े हो, शेर तुम्हारी तरफ भाग के आ रहा है, तुम्हारी फटेगी। अगर तुम यहां खड़े हो, शेर तुम्हारी तरफ भाग के आ रहा है तो तुम्हारी फटेगी। समझ में आ गया? तो जो सामने आएगा उसमें उसकी बेसिकली क्या होगा? उसकी ज्यादा फटेगी और उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, घबराएगा ज्यादा वो। सिंपल सी बात है। अगर लिगेंड सामने से आ रहा है, ये शेर तुम्हारी तरफ ही आ रहा है तो तुम्हारी फटेगी और तुम्हारे में रिपल्शन ज्यादा होगा, तुम भागोगे, एंजाइटी करोगे, या तुम शेर के सामने खड़े हो जाओगे, जो भी, या तो तुम पोटी कर दोगे, पैंट गीली कर दोगे, व्हाटएवर। लेकिन अगर तुम्हारे से ही अप्रोच है, तुम्हारे में एनर्जी ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होगा। तो यहां पर जरा सोचो कि लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहा है? एक्सिस पर से अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब जो डी ऑर्बिटल एक्सिस पे हैं उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, क्योंकि लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहा है? एक्सिस से। और एक्सिस पर लिगेंड, एक्सिस पर डी ऑर्बिटल कौन से होते हैं? जरा बताओ, मेटल के कौन से ऑर्बिटल एक्सिस पर होंगे? एक्सिस पर कौन से डी ऑर्बिटल होते हैं? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। और कौन से होते हैं? डी जेड स्क्वायर। आपको पता है कि डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या होते हैं? एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर। जेड स्क्वायर कहां होता है? जेड एक्सिस के ऊपर। तो इनमें रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। अगर इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा तो इनमें एनर्जी भी ज्यादा होगी। समझ में आ गया? इनमें एंजाइटी ज्यादा होगी, इनकी फटेगी ज्यादा। तो होता क्या है देखो, शुरू में तो ये सारे के सारे डीजनरेटेड थे, शुरू में सारे के सारे डीजनरेटेड थे। अचानक से जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया तो इनमें से ये दो ऊपर चले गए। कौन से वाले दो ऊपर गए हैं? जहां से लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो कौन से वाले दो ऊपर गए हैं? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर चला गया, डी जेड स्क्वायर ऊपर चला गया। किस किस को समझ में आ गया? और कौन से वाले फिर नीचे गए? वो तीन नीचे चले गए, फिर संगी साथी तीन नीचे चले गए। इससे आसान क्या हो सकता है? डी एक्स वाई नीचे चला गया, डी वाई जेड नीचे चला गया, डी जेड एक्स नीचे चला गया। किस किस को समझ में आ गया? जल्दी से चैट सेक्शन में लिख के बताओ, 9 बज गया, कभी खत्म होने वाला है, जल्दी से बताओ ये किस किस को समझ में आ गया। और यहां पर इसको बैरी सेंटर कहते हैं, और ये जो गैप आ रहा है एनर्जी का, इसी को क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप। जो एनर्जी का गैप आया वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप होता है। ये अब समझ में आ गया क्या? ये अब समझ में आ गया कि किस तरह से? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग ऐसे होती है, दो ऊपर जाएंगे तीन नीचे आएंगे। समझ में आ गया? ऑक्टाहेड्रल में दो ऊपर जाते हैं तीन नीचे आते हैं, स्प्लिटिंग ऐसे होती है। सबको समझ में आ गया? वेरी इजी, आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। अब अपन ऑक्टाहेड्रल में सबको समझ में आ गया कि ऑक्टाहेड्रल में ऐसी स्प्लिटिंग होगी, दो ऊपर तीन नीचे, दो ऊपर तीन नीचे। ऑक्टाहेड्रल केस में आ गया सबको समझ में। अब हम करेंगे टेट्राहेड्रल वाला केस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टेट्राहेड्रल केस? ऑक्टाहेड्रल सबको समझ में आ गया, तो आप जरा समझ लो, स्प्लिटिंग पैटर्न डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो स्प्लिटिंग कैसे होगी? दो ऊपर तीन नीचे। और टेट्राहेड्रल है तो उसका जस्ट उल्टा, तीन ऊपर दो नीचे। वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा।
बट अगेन जो स्प्लिटिंग होती है वो डिपेंड करती है कि स्ट्रक्चर कैसी है, ओक्टा है कि टेट्रा है। समझ में